हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम ईएमआई का अगला सेशन आपके सामने लेके आए हैं। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की, इंड्यूस्ड करंट की, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन की। फेरेडे लॉ, लेंज लॉ का आज आपको बहुत अच्छा एप्लीकेशन मिलने वाला है। बहुत सारे सवाल करेंगे, जेई मेंस, जेई एडवांस के पीवाईक्यू करेंगे। और आज के इस सेशन के बाद जो आप लोगों की दिक्कत होती है ना कि डायरेक्शन नहीं समझ पा रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वैल्यू कैसे करें, थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करें, वो सारी प्रॉब्लम आज इस सेशन में सॉल्व कर देंगे। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। इस सेशन को पूरा देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए, फिर मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा जहां पे इस सेशन के नोट्स मिल रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, पूरे जोश के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम फेरेडे लॉ और लेंज लॉ का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फेरेडे लॉ ने क्या कहा था कि फ्लक्स अगर समय के साथ बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। फिर लेंज लॉ ने क्या कहा था कि उस ईएमएफ इंड्यूस्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, अपोज करता हुआ, जो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है उसको अपोज करता हुआ। ये मतलब क्या हुआ इन चीजों का, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी डॉट एरिया। अगर डॉट प्रोडक्ट खुलेगा तो ये क्या मिलेगा, बी ए कॉस थीटा। इसमें हमें क्या चाहिए, हमें टाइम के साथ फ्लक्स बदलना है, फ्लक्स चेंज विथ टाइम। अगर फ्लक्स टाइम के साथ बदल रहा है तो लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब आप मान लोगे कि एक बैटरी आ गई लूप में, और बैटरी आ गई और लूप क्लोज्ड है तो आपको करंट मिल जाएगा लूप में। तो ये जो चेंज इन टाइम है ये कैसे कैसे हो सकता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है और थीटा है। तो अगर आपको फ्लक्स बदलना है तो कैसे बदलेंगे, या तो ये बदलिए, या तो ये बदलिए, या ये बदलिए, या फिर कोई दो पेयर में बदलिए, या फिर तीनों चेंज कर दीजिए टाइम के साथ। तो एक एक का एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का देखते हैं। मान लीजिए एक लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ फंक्शन दे दिया। कुछ इस तरीके से सोचिए, तो आपकी टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, वेरिएबल हो गई। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, तो इस केस में फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलो एरिया कैसे बदलोगे सर, आ जाओ। मान लो आपने एक बलून आपने एक ले लिया है और बलून को आपने बांधा नहीं और उसको ओपन एंड से छोड़ दिया, तो जो बलून था उससे हवा बाहर निकलती जा रही है, तो इसका एरिया, रेडियस कम होता जा रहा है या फिर एक्सपांड होता जा रहा है। किसी भी तरीके से आप इसका एरिया चेंज कर दीजिए, तो एरिया बदलने लगेगा तो फ्लक्स बदलने लगेगा। एक और तरीका है, देखिए एरिया बदलने का। मान लीजिए इस लाइन से पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस लाइन के बाद मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक लूप ले लीजिए और लूप को धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में लेके जाइए। अब फ्लक्स किस एरिया से होगा, फ्लक्स उस एरिया से होगा जो इस लाइन के इस पार आ चुकी है। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए कोई भी एरिया नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में कोई एरिया नहीं था, तो स्टार्टिंग में फ्लक्स जीरो था। अब धीरे धीरे एरिया एंटर हो रहा होगा, जितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड में है उसी में बस फ्लक्स होगा, तो धीरे धीरे एरिया बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ने लगेगा। थीटा के साथ हम कैसे बदल सकते हैं, देखो अगर आपने पिछला लेक्चर मेरा देखा होगा, वहां पे मैंने एसी जनरेटर आपको बताया था, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो थीटा का चेंज आप वहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। थीटा कैसे चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए एक लूप को डायमीटर से आप घुमा रहे हैं ओमेगा स्पीड से, और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आप इसे घुमा रहे हैं। अब सोचिए जरा, यहाँ पे इस लूप का पहले एरिया किधर था, मान लीजिए इस एरिया जो होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा,
बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मान लेते हैं, तो इस लूप का अभी एरिया वेक्टर इनटू द प्लेन होगा। अब देखिए मेरा हाथ है, ये लूप मान लीजिए, और एरिया वेक्टर अंदर है। अब जैसे जैसे हाथ टर्न होगा वैसे वैसे एरिया वेक्टर भी तो टर्न होगा। तो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे, फिर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है इनटू द प्लेन, एरिया वेक्टर टिल्ट होने लगा, और ये देखिए एंगल थीटा टिल्ट होने लगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स आप क्या लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा, और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे दे तो आप थीटा कैसे लिखते हैं, थीटा हम लिखते हैं ओमेगा इंटू टाइम, ओमेगा एंगुलर स्पीड, वो रख दें तो आप देखिए थीटा समय के साथ बदल रहा है, तो फ्लक्स समय के साथ बदल रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। लूप अगर क्लोज्ड है तो करंट आ जाएगा। आई बेटा ये बात समझ में, इस तरीके से आप एंगल बदल सकते हैं। तो एक बेसिक नॉलेज मैंने दे दिया आपको कि कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं। अब जो लेंज लॉ ने फॉर्मूला दिया वो मैं लिख देता हूं, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फ्लक्स का अगर टाइम के साथ फंक्शन दिया रहे तो डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस साइन लगाइए, ईएमएफ बताइए। एवरेज ईएमएफ कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले अगर ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो सिर्फ डी फाई बाई डी टी से आप बता दीजिएगा। काफी बार मैग्नीट्यूड से ही काम हो जाता है हमारा सवालों में। अगर प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है तो माइनस साइन के साथ लीजिएगा। एवरेज ईएमएफ अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे बताइएगा टोटल फ्लक्स का चेंज अपॉन टोटल टाइम, ये आपका एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हो गया। इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएट करके और टोटल चेंज को देख के ईएमएफ एवरेज आ जाएगा। अब करंट क्या होगा बेटा लूप में, करंट लूप में होता है सिंपली ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, दैट्स इट। अगर टाइम का फंक्शन चाहिए इससे रख देंगे, एवरेज करंट चाहिए तो एवरेज करंट आप रख देंगे इसे एवरेज ईएमएफ यानी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यस, अब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और फॉर्मूला आता है याद हमें, एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। याद है क्या, चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेयर चार्ज ही तो करंट होता है। तो एवरेज करंट टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, इन दोनों को देखो बराबर करते हो अगर तो डेल्टा टी डिनोमिनेटर से कट जाएगा और टोटल चार्ज फ्लो हमें मिल जाएगा। टोटल चार्ज फ्लो हमें मिलेगा डेल्टा फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, टाइम कट जाएगा। तो अगर आपको फ्लक्स और चार्ज में पूछे तो ये रिलेशन आ रहा है, चार्ज फ्लो फ्लक्स के चेंज अपॉन रेजिस्टेंस से आप बता सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है। अब ये पूरा अच्छे से ना, पूरा अच्छे से, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे पावर भी पूछ सकते हैं तो पावर तो हमें पता ही है ना, पावर इन रेजिस्टेंस क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ये तो सब चीजें पूछी ही जा सकती है, अभी करेंगे हम, पूछा है सवालों में। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालेंगे इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। देखो लेंज लॉ ने क्या बोला था, ईएमएफ इंड्यूस इस तरीके से होता है कि ये क्या कर रहा है, अपोज द चेंज इन फ्लक्स, अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो चेंज को अपोज कर रहा है। देखिए बदलाव नहीं चाहिए, जैसा है वैसा ही रहे, ना बढ़े ना घटे, ये हमारी इच्छा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ईएमएफ इंड्यूस चाहेगा, आई कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो तो बात की बात है, अभी हम डायरेक्शन पहले सोच रहे हैं। एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस हम कर लेते हैं। मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन थी तो फ्लक्स इस लूप से किधर था, इनटू द प्लेन, फ्लक्स इनसाइड द लूप है, मानते हो ये बात। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देता हूं तो फ्लक्स इनसाइड लूप इंक्रीज हो जाएगा। तो टाइम के साथ फ्लक्स बढ़ा तो ईएमएफ आ गया तो करंट आ गया। अब इस लूप में करंट घूमने के दो तरीके हैं, एक करंट इस तरीके से घूम सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
एक करंट इस तरीके से घूम सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम दोनों को एक बार सोचते हैं और देखते हैं हमारी कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो आपके खुद के इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। इधर आइए, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। अब सुनना, अंदर की तरफ एक्सटर्नली बढ़ा रहे थे तो इंड्यूस अपोज करना चाहिए। ये देखिए, ये तो और अंदर मैग्नेटिक फील्ड देने लगा, इसका मतलब ये तो सपोर्ट कर रहा है, अपोज थोड़ी कर रहा है, इसीलिए ये रिजेक्ट हो गया और ये सिलेक्ट हो गया। अगर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज करंट बाहर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा जो इसको अपोज कर रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में? ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, अगर इसी में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर देता मैं तो फ्लक्स इनसाइड डिक्रीज हो जाता। फ्लक्स इनसाइड अगर डिक्रीज हो रहा है, फिर से दो ऑप्शन बना के सोचने पे आपको मजबूर करता हूं। आइए, ये दो ऑप्शन है। क्लॉकवाइज वाला अंदर की तरफ फील्ड दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला बाहर की तरफ फील्ड दे रहा है। देखिए, अंदर की तरफ कम हो गया, हम चाहते हैं कांस्टेंट रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो। कम हो रहा है, हम नहीं चाहते हैं। 100 रुपए से 99 रुपए हो गया, हम नहीं चाहते हैं। तो जो 1 रुपए की भरपाई है वो हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड करेगा। तो अगर क्लॉकवाइज करंट घूमता है तो अंदर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, तो इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको फील्ड बढ़ा रहा है ताकि फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन कर पाए। तो आप देखिए, यहां पे इसका सही जवाब होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इस केस में आएगा क्लॉकवाइज। आई समझ में बात? ये पक्का? चले आगे। चलो, अब इसी में मैं आपको मल्टीपल केसेस ले लेता हूं। पहला केस, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। दूसरा केस, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। समझ गए? टेबल बनाते हैं, ठीक है? एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, उससे फिर इफेक्ट क्या होना चाहिए वो हम सोचेंगे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, और फिर इंड्यूस्ड करंट का आप डायरेक्शन बताइएगा। सोचिए, इनसाइड में इंक्रीज करिए, पहला केस जो अभी हम कर चुके हैं। इनसाइड में डिक्रीज करिए, आउटसाइड में, डॉट मतलब आउटसाइड, आउटसाइड में इंक्रीज करिए जरा, और आउटसाइड में डिक्रीज करिए जरा। समझ गए? 4 केस दे दिए। अब यहां पे इंड्यूस्ड इफेक्ट कैसा होना चाहिए, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए। अगर आप अंदर बढ़ा रहे हो तो वो आउटसाइड इंक्रीज कर दे, आउटसाइड इंक्रीज कर दे। अगर आप अंदर कम कर रहे हो तो जब भी डिक्रीज होगा तो उसको सपोर्ट करोगे आप, तो आप इनसाइड इंक्रीज करिए, इनसाइड इंक्रीज करिए। अगर आप बाहर बढ़ा रहे हैं तो इसको अपोज करने के लिए ये इनसाइड इंक्रीज करेगा, इनसाइड इंक्रीज कर दे इंड्यूस्ड फील्ड। अगर आप बाहर कम कर रहे हैं, कम कर दिया तो आपको सपोर्ट देगा, तो आउटसाइड इंक्रीज करिए। और आउटसाइड इंक्रीज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इनसाइड इंक्रीज मतलब क्लॉकवाइज। तो आउटसाइड इंक्रीज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आप हर केस में यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड तो ऐड ही होगी ना, इंक्रीज ही होगी। इसमें अगर इंक्रीज है तो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करना है, इसमें डिक्रीज है तो उसे सपोर्ट करना है। अब देखिए, और हम डिटेल में अलग अलग एग्जाम्पल समझते हैं। सोचिए, हमारे पास एक मैग्नेटिक, यहाँ पे एक कंडक्टिंग लूप है, इसके पास हम मैग्नेट को पास लेके जा रहे हैं। सोचिए, यहां पे मैग्नेट अगर पास आ रहा है तो इस करंट कैरिंग, इस लूप से फ्लक्स बदलेगा, ईएमएफ आ जाएगा, बैटरी मान लेंगे, करंट आ जाएगा। और करंट कैरिंग लूप अपने आप में कैसा होता है, करंट कैरिंग लूप को हम एक बार मैग्नेट की तरह
ट्रीट कर रहे होते हैं। याद है बेटा, ये करंट कैरिंग लूप को बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करेंगे। अब इस लूप का नॉर्थ पोल किधर है बताओ, तो वो हम राइट हैंड रूल से बताएंगे। राइट हैंड रूल को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, यहां से अंदर यहां से बाहर, तो आप देखिए ऊपर आ रहे थंब, यानी नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे। अब देखिए इसमें आपसे सवाल क्या है, आप ऊपर से देखिए और आप बताइए इस लूप में क्लॉकवाइज करंट है या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे सवालों में ऑब्जर्वर देना जरूरी होता है, क्योंकि अगर इसमें करंट है, ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो यही सिचुएशन इधर से देखने पे क्लॉकवाइज दिख जाएगी। तो अलग अलग ऑब्जर्वर से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बदल सकता है, इसलिए ऑब्जर्वर देना क्वेश्चन में जरूरी होता है, वो मैंने आपको दे दिया। अब देखो आपको नई सोच देता हूं। यहां पे लेंज लॉ क्या कहता है, फ्लक्स कांस्टेंट रहना चाहिए, जहां हो वहीं रहो, बदलो मत। अगर वो पास आने की कोशिश कर रहा है, आप पास नहीं आने दोगे। अगर वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है, आप दूर नहीं जाने देंगे। पास आ रहा है, आने नहीं देना है, दूर जा रहा है, जाने नहीं देना है, जहां हो वहीं रहो। अब देखिए ये जब पास आ रहा है तो ये मैग्नेट बन जाएगा, तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल, ये सोचना है बस। हमें पास आ रहा है, आने नहीं देना है, यानी इसको रिपेल करने के लिए नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर होना चाहिए। इस तरीके से करंट यूं होगा। और हमें ये पता है कि अगर ऑब्जर्वर देख रहा है और नॉर्थ पोल दिखे, इसका मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज में है। अगर ऑब्जर्वर को साउथ पोल दिखे तो इसका मतलब करंट क्लॉकवाइज में है। ये हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर में सीख चुके हैं। नॉर्थ पोल दिख रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल दिख रहा है तो क्लॉकवाइज। अब ऊपर से देखने पे इसका क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल, इसका मतलब आप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हुआ। आप ऊपर से नीचे आ रहे थे तो आपको आने नहीं देना है, रिपल्शन देने के लिए नॉर्थ ऊपर रहेगा। इसमें देखो 4 केस बना देते हैं, आ जाओ फटाफट से। नॉर्थ साउथ, ठीक है, नीचे गिराइए। दूसरा केस नॉर्थ साउथ ऊपर ले जाइए। अगला केस साउथ नॉर्थ नीचे गिराइए। और अगला केस साउथ नॉर्थ ऊपर ले जाइए। चलो अब ध्यान से देखो, यहां पे पास आ रहा है, आने नहीं देना है, रिपल्शन देना है, तो नॉर्थ साउथ। ऊपर से देखोगे तो इस लूप का आपको नॉर्थ दिखा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पे देखिए दूर जा रहा है, जाने नहीं देना है, तो उसको अट्रैक्ट करना है इस बार। तो अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे साउथ पोल आएगा, तो आपको ऊपर से साउथ दिखा, मतलब क्लॉकवाइज। यहाँ पे पास आ रहा है, आने नहीं देना है, तो इसको रिपल करने के लिए इसके सामने साउथ लेके आएंगे। साउथ लिख रहा है तो क्लॉकवाइज। ये दूर जा रहा है, जाने नहीं देना है, तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ, और ये एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? अब चलो मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। तो बताओ बच्चों, मैं मोशनल ईएमएफ का सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आपने इस रॉड को वेलोसिटी v देके छोड़ दिया, इस पूरे इलाके में मैग्नेटिक फील्ड थी। अब मैं आपसे ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूं, कुछ भी ना करके डायरेक्ट इंट्यूशन से जवाब दो। इस पे मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा? आपने रॉड को आगे धक्का दे दिया तो फ्लक्स इस जगह में बढ़ने लगा। लेंज लॉ क्या बोलेगा? अपोज करना है। इसी थॉट से सोच के बताओ इस पे फोर्स कहां लगेगा? तो आपने बिल्कुल सही सोचा, इस पे मैग्नेटिक फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से होगा कि इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स होगा BIL, वो पीछे लगेगा। समझ में आया? अगर इसको वेलोसिटी इधर देते तो फोर्स इधर आ जाता। ये बाय इंट्यूशन आप बता सकते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सवाल बताता हूं जहां पे कोई भी, देखिए पहले मैं आपको बताता हूं फिर आपको मजा आएगा। अब हम पढ़ रहे हैं नो EMI केसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ ही नहीं। देखिए यहां पे सेटअप समझिए कि लूप इस तरीके से होता और मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर इसकी एक्सिस पे होती, करंट इनटू द प्लेन जा रहा है। सोचिए लूप रखा है और करंट की वायर उसके क्रॉस होके ऐसे जा रही है, करंट के लिए क्रॉस यहां बना है, करंट इनटू द प्लेन। या फिर इस तरीके से देखिए लूप ऐसा है और करंट कैरिंग वायर एक्सिस पे है। इस केस में अब देखो फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बनाएंगे, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एरिया K कैप में है, जरा डॉट प्रोडक्ट लो, फ्लक्स 0 आ गया।
अब आपसे ये डराने के लिए पूछता है, आपको ट्रिकीनेस देता है गलती करवाने के लिए कि करंट बढ़ा दिया तो फ्लक्स में क्या चेंज आएगा, ईएमएफ कैसा डेवलप होगा। अरे करंट बढ़ाओ या कम करो, फ्लक्स जीरो रहेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एरिया से परपेंडिकुलर है। तो इस केस में करंट के चेंज होने पे कोई भी ईएमआई, कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। अगला केस ये देखिए, एक पूरे इलाके में मैग्नेटिक फील्ड है और इस इलाके में लूप को घुमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एंट्री एग्जिट हो रही है, पूरे इलाके में मैग्नेटिक फील्ड और लूप को घुमा रहे हैं। अब फ्लक्स क्या है बेटा, बी इंटू एरिया। बी में कोई चेंज है नहीं, एरिया एनक्लोज्ड एरिया में कोई चेंज है नहीं, तो इसको घुमाने में फ्लक्स में कोई चेंज आएगा नहीं। तो इस केस में आप घुमाते रहो, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए दो रिंग है, एक रिंग इस प्लेन में है, एक रिंग इस प्लेन में है। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसमें अगर करंट का चेंज करें तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड लूप में कैसी रहेगी, इस तरीके से, और उसका एरिया इधर, तो इससे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। जैसा इस केस में हो रहा था सेम वैसा ही यहां पे भी है कि जब दो रिंग परपेंडिकुलर रखी हैं इस तरीके से अलग अलग प्लेन में, तो एक का करंट चेंज से दूसरे पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। समझ गए बेटा। अब जीरो रिलेटिव वेलोसिटी, मान लीजिए एक मैग्नेट और एक लूप है, दोनों की वेलोसिटी सेम दे दीजिए, तो इनके बीच की दूरी फिक्स रखिए। जब इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो इनके बीच की दूरी बदलेगी ही नहीं, दूरी बदलेगी नहीं तो फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं और ईएमएफ आएगा ही नहीं। ये दोनों के बीच की दूरी फिक्स है तो ईएमएफ नहीं आएगा। तो ये थे आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवाल। अब हम आते हैं सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। ये देखिए, एक मैग्नेट को इस तरीके से लेके जा रहे हैं, यहां से ऑब्जर्व करिए, इसमें बताइए कैसा करंट, इसमें बताइए कैसा करंट। इसमें बेटा इसके लिए दूर जा रहा है, जाने नहीं देना है, जाने नहीं देना है, तो अट्रैक्ट करने के लिए साउथ नॉर्थ। इसके पास पास आ रहा है, आने नहीं देना है, रिपेल, तो साउथ नॉर्थ। अब यहां से देखने के इसका नॉर्थ दिखा तो एंटी क्लॉकवाइज, और यहां से देखने पे इसका साउथ दिखा तो क्लॉकवाइज, इसीलिए इसका आंसर हो गया बी। आया समझ में। तो ये सब आप करिएगा फटाफट, बहुत सारे सवाल है, पॉज करके देखिए फिर मेरा आप जवाब देखिए। ये देखिए अभी बताया इसको रिपेल देना है, रिपेल देना है तो यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ। ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा, ऊपर से देखने पे साउथ दिख रहा है तो क्लॉकवाइज दिखेगा। अब यहां से फ्रॉम टॉप क्लॉकवाइज। अब एक्सीलरेशन मैग्नेट की बात कर रहा है, तो मैग्नेट के लिए ग्रेविटी का फोर्स नीचे, लेकिन इससे जो रिपल्शन हुआ वो ऊपर की तरफ होगा, तो नेट एक्सीलरेशन उसका ग्रेविटी से कम हो जाएगा, क्योंकि ये इंड्यूस मैग्नेट बन गया तो इसको अपोजिशन फोर्स देने लगा। अगला सवाल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इस तरीके से करंट यहां पे पास कर रहा था, करंट के कारण इस इलाके में इस लूप से बात हो रही है। तो सबसे पहले इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गई, बाहर, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, आउट ऑफ द प्लेन है, तो इससे जो फ्लक्स पास करेगा वो बाहर पास करेगा। क्या बोल रहा है, अगर करंट इंक्रीज कर दिया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन आपके देखने पे बताइए। तो आपने करंट इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, तो फ्लक्स आउटसाइड इंक्रीज हुआ। इसको अपोज करने के लिए इंड्यूस क्या करेगा, इनसाइड इंक्रीज कर देगा। आई बेटा बात समझ में। तो इनसाइड बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज, तो आपका पहले आंसर होना चाहिए क्लॉकवाइज। समझ गए। फिर दूसरा पार्ट, करंट को कम कर दिया तो बाहर फील्ड कम हो गई, तो उसको सपोर्ट करेगा तो बाहर ही देगा, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, आंसर इसका हो गया ऑप्शन ए। अब थर्ड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं इसी तरीके से। अब बताइए ईएमएफ इंड्यूस्ड कैसा होगा। आइए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर यूं जा रहा है तो इसके कारण करंट यूं जाएगा, इस करंट के कारण अंगूठा इधर और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आपको मिल रही होगी। अब सोचना यह है कि इलेक्ट्रॉन के पास आने पे क्या होगा।
देखिए मैं पोजीशन बना देता हूं 1 2। तो जब तक इलेक्ट्रॉन 1 से 2 आ रहा है, पास आ रहा है, तो डिस्टेंस कम हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज किधर? इनसाइड। तो जब तक वो पास आ रहा था, इंक्रीज हो रही थी, इसको अपोज कैसे करोगे? इंड्यूस क्या करेगा? इंक्रीज आउटसाइड करना पड़ेगा। तो इस केस में एंटी क्लॉकवाइज। तो जब तक इलेक्ट्रॉन पास आ रहा था तब तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट था। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तब क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कम होने लगी, उसको सपोर्ट करने के लिए अंदर ही देना होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इंड्यूस्ड करंट इनसाइड यानी क्लॉकवाइज। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन के केस में जब वो पास आया तब एंटी क्लॉकवाइज, और जब वो दूर गया तब क्लॉकवाइज। तो ऐसे देखिए बड़े इंटरेस्टिंग से सवाल आते हैं। ये सवाल देखिए 2020 में आया था, जल्दी से पढ़िए ये सवाल और बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। फटाफट से पढ़ के बताइए, जल्दी से बताइए कि इस सवाल का जवाब क्या होगा बच्चे। आइए मैं बताता हूं आपको। सोचो आप, ये मेरा हाथ एक डिस्क है, एकदम कॉमन इंट्यूशन से जवाब दे। इसको डिटेल में जाओ तो बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक बच्चा जिसे बहुत है ना बेसिक नॉलेज है वो भी इसे सही जवाब कर सकता था। अब सुनिए, ये मेरी डिस्क है, ये मेरे उंगली का टिप सोचिए पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी इस मैग्नेट के एकदम नीचे था इस तरीके से, ये रहा, समझ गए। अब बोला मैग्नेट को चलाया, तो यहां पे क्या बोलता है लेंज लॉ? जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, चेंज मत लाइए, बदलाव मत लाइए। तो यहां पे मैग्नेट पी के ऊपर था, तो आप क्या बोलोगे? पी के ऊपर ही रहना चाहिए मैग्नेट। तो अगर आप मैग्नेट को जबरदस्ती पकड़ के ला रहे हो तो यहाँ पे सेटिंग ऐसे आ जाएगी और मैग्नेटिक फोर्सेस इंड्यूस्ड करंट के कारण ऐसे डेवलप हो जाएंगे कि पी इस मैग्नेट के ही नीचे रहना चाहेगा। तो जब आप मैग्नेट को पकड़ के यूं घुमाया तो ये पी पॉइंट भी यूं घूम जाएगा, ताकि जैसा सिस्टम है रिलेटिव पोजीशन चेंज ना हो, पी और मैग्नेट एज इट इज रहे। तो इसीलिए अगर मैग्नेट को आगे घुमाया तो पी भी आगे घूमेगा, तो रोटेट इन सेम डायरेक्शन। मजा आया कि नहीं बच्चों? ये देखो इतने बच्चे इस सवाल को गलत करके आए थे ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इस लूप को सोचना था, ये सेटअप अलग है, यहाँ पे ये ज्वाइंट नहीं है, दो अलग अलग लूप नहीं है, एक सिंगल लूप है। इसको पूरा ऐसे खोल के देख लो ना बच्चे, ए बी और ये सी डी। तो आप क्या चाह रहे हो? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, अंदर कम हो रही है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए ऐसे क्लॉकवाइज करंट घुमाना है, तो ये क्लॉकवाइज करंट हो गया। तो ए से बी, डी से सी, ए से बी, डी से सी। समझ गए? इसमें गलती मत करना प्लीज, है ना। छोटे छोटे सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए ये सवाल सब आए हुए हैं एग्जाम में। ये आपके पास एक लूप है, मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदल रहे हैं, समय का फंक्शन आपको दिया है b इक्वल टू बी नॉट ई की पावर माइनस टी। फील्ड बदली, फ्लक्स बदला, ईएमएफ आ गया, बैटरी आ गई, रेजिस्टर है, करंट आ गया, रेजिस्टर से करंट यानी पावर आ गया। आपसे पावर पूछ रहा है। चलिए आइए, तो सबसे पहले फ्लक्स क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया क्या? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसे डिफरेंशिएट कीजिए, यही तो ईएमएफ है। तो ईएमएफ क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? ई की पावर माइनस टी इंटू चेन रूल -1। और बाहर एक माइनस साइन है क्योंकि माइनस डी फाई बाई डी टी है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड यहां से बच्चे क्या आ गया? ईएमएफ इंड्यूस्ड देखो आ गया बी नॉट पाई आर स्क्वायर ई की पावर माइनस टी। कब बोला है? राइट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, टाइम 0 पे बोला है। तो टाइम 0 ई की पावर 0 1। करंट क्या होगा? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ये बेटा आपका करंट आ गया। पावर निकाल लीजिएगा आप आई स्क्वायर आर करके, तो आपका आंसर आएगा ए। जल्दी से मैच कर लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए, एक कॉइल है जिसमें n टर्न्स है, n को भूलिएगा मत, रेजिस्टेंस R है, इसको कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर से जिसका रेजिस्टेंस 4R है।
यानी टोटल सिस्टम का रेजिस्टेंस हो जाएगा 5R। दिस कॉम्बिनेशन इज मूव्ड इन t सेकेंड्स फ्रॉम फ्लक्स W1 से W2। तो ईएमएफ आप कैसे लिखोगे, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और करंट के लिए आप इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो W2 माइनस W1 अपॉन R, दैट्स इट। बट नंबर ऑफ टर्न्स n है तो फ्लक्स में n मल्टीप्लाई होगा, टाइम से डिवाइड होगा। ये आपका करंट आ चुका है, और माइनस डी फाई बाई डी टी बोलने के लिए एक माइनस साइन बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन बी आ गया सवाल। ये देखिए सवाल एग्जाम में आया हुआ है। ये सवाल आपको एसी जनरेटर का सवाल था, और इसमें पावर एवरेज पूछा था। इस सवाल में पावर का टाइम के साथ फंक्शन बनता है, और फिर एवरेज पावर पूछा है। देखिए कैसे, इलेप्टिकल लूप को सेमी मेजर एक्सिस ए बी देके, मैग्नेटिक फील्ड देके लूप को रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो इस केस में क्या करेंगे, देखो ये एसी जनरेटर है हमारा। एसी जनरेटर में मैंने आपको बताया फ्लक्स लिखते हैं बी ए कॉस थीटा, और थीटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी के साथ ओमेगा टी था, ये अभी बताया। तो फ्लक्स हो जाता है बी ए कॉस ओमेगा टी, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके। इसे डिफरेंशिएट कीजिए, ईएमएफ आएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। तो देखिए क्या बनेगा, बी ए एन कॉस का साइन, और यहां पे इनटू ओमेगा आ जाएगा चेन रूल लगा के। तो करंट का फंक्शन क्या बनेगा, हम इसे रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो करंट आ जाएगा कुछ इस तरीके से। समझ गए बच्चों? यस। अब देखो हमारा लूप कैसा था, उसके लिए रख देते। लूप इलिप्टिकल था बेटा, एरिया पाई ए बी इलिप्स का एरिया हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे नहीं दिए, सिंगल ही है, तो करंट आ गया बी पाई ए बी ओमेगा अपॉन रेजिस्टेंस। एम आई राइट बच्चों? अब आपको साइन थीटा का फंक्शन है। अगर आप पावर निकालने जाएंगे आई स्क्वायर आर, तो ये देखिए क्या बनेगा, बी स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आपको इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू होती है हाफ, तो 1/2 इंटू ये पूरा सेटअप। साइन थीटा की एवरेज वैल्यू बेटा बता देता हूं, चलो। एवरेज ऑफ साइन थीटा या कॉस थीटा पूछता तो वो 0 बोलते हैं इन वन फुल साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में 0 होती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मान लेता हूं। लेकिन अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो इनकी एवरेज वैल्यू हाफ लेते हैं हम एक साइकिल में, तो इसकी जगह हाफ लिख दिया। आप देखिए अपॉन में 2r, ऑप्शन 1 इज द आंसर। बहुत बच्चे यहाँ पे ये टिक करके आए थे, गड़बड़ हो गई, आपको 1 टिक करके आना था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए 2026 में आया, कैसा है, 3 यहाँ पे कॉइल्स हैं, C1 C2 C3, तीनों आइडेंटिकल है, कॉमन एक्सिस पे है, C2 बीच में है, C1 इधर है, C2 इधर है। अब आपको बोला है यहां कोई भी एक ऑब्जर्वर ये ले लीजिए, यहां से देखने पे C1 में एंटी क्लॉकवाइज है, C1 में एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ दिखेगा, C3 में क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज दिख रहा है मतलब साउथ दिखेगा। एन इंड्यूस्ड करंट थ्रू C2 विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें जो इंड्यूस है वो क्लॉकवाइज है, मतलब साउथ दिखना चाहिए। तो इसमें साउथ कब दिखेगा, इसकी आपसे कंडीशन पूछी है। कंडीशन क्या है, C1 को पास लेके आ रहे हैं, C1 को दूर ले जा रहे हैं, C2 को पास ले रहे हैं, C2 को दूर जा रहे हैं, ये सब कंडीशंस है। आइए पढ़ते हैं। C1 को अवे लेके गए, C1 को अगर दूर ले जाते हैं तो आप बोलोगे नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे साउथ आता, लेकिन साउथ तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए C1 दूर नहीं जाएगा। आई बात समझ में, C1 उल्टा पास आ रहा होगा, तो ये बात तय हो गई कि C1 पास आएगा। तो ये गलत, अवे गलत, पास आएगा, C1 पास आएगा, 2 ऑप्शन बचे।
अब बात करते हैं इसमें C3 दूर जा रहा है, मान लो C3 दूर जा रहा होता तो ये दूर जा रहा है तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे C2 में साउथ पोल आता, वही आया है। तो इनमें अट्रैक्शन है मैग्नेट के कारण, इसका मतलब इसको दूर ले जा रहे होंगे। तो C1 को पास ला रहे, C3 को दूर ले जा रहे, इसलिए ऑप्शन 3 सही जवाब था। समझ गए बेटा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। ये सवाल देखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, यहां पे रेजिस्टेंस, टर्न्स, ओके। यहां पे देखिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की रीडिंग पूछ रहे हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर आपको चार्ज बताता है, कितना चार्ज फ्लो हुआ। चार्ज फ्लो का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस है। आइए देखिए, एरिया दिया है, टर्न्स दिए हैं, रेजिस्टेंस 16 है और उसको 24 से कनेक्ट किया, टोटल रेजिस्टेंस लेंगे 40, जो फ्लो में टोटल रेजिस्टेंस 40 ओम आएगा। Calculate charge flowing through ballistic galvanometer when the coil is pulled out of the region where magnetic field पहले ये थी फिर 0 हो गई। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन फ्लक्स बेसिकली B इंटू एरिया का चेंज है। तो एरिया में तो कोई चेंज नहीं, B में चेंज है। B में चेंज कितना है 2.5 से 0 यानी 2.5 चेंज है, इंटू एरिया 2 इंटू 10 की पावर -4, लेकिन टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 40 टर्न्स, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस टोटल आ जाएगा 40। ये देखिए कट गया, आपको मिल गया 5 इंटू 10 की पावर -4 यानी 0.5 मिली, जो कि ऑप्शन ए में आया बेटा समझ में। अगला सवाल देखिए, दो कॉन्सेंट्रिक लूप्स हैं इस तरीके से, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है, रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ आपको दिया है, हैव डायमीटर, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस, अंदर वाले का रेडियस और बाहर वाले का रेडियस दिया है, टाइम वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, बाहर वाले लूप पे करंट इन स्मॉलर लूप पूछा है। आइए, तो इसका करंट ना चेंज हो रहा है I1, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2R, ये हमें पता है। सेंटर पे अगर मैं एक छोटा सा लूप रख दूं, वैसे यहाँ पे छोटा लूप रखने की कोशिश की गई है बट और छोटा देना चाहिए था रेडियस, कोई बात नहीं, आप अंदर वाले लूप को छोटा मानते हैं। क्यों, इसलिए फायदा क्या होता है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो एरिया डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फ्लक्स आ जाता है, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फ्लक्स स्मॉल लूप से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया स्मॉल लूप का क्या हो गया, ये म्यू नॉट I1 अपॉन 2 रेजिस्ट, ये रेडियस है, इंटू एरिया पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप तो EMF आ जाएगा, EMF आ जाएगा म्यू नॉट पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R dI1 बाय dt। इसको फिर रेजिस्टेंस से डिवाइड कीजिए तब जाके करंट आएगा। तो करंट स्मॉल लूप में क्या आएगा, म्यू नॉट पाई R स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल लूप इंटू dI1 बाय dt। समझ गए। अब dI1 बाय dt चाहिए, तो I1 क्या है बेसिकली वोल्टेज 1 अपॉन रेजिस्टेंस बड़े वाले लूप का 1, यस। तो dI1 बाय dt क्या होगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस 1 इंटू dV1 बाय dt। इसे मैं यहां पे पुट कर दूं अगर, तो देखिए करंट स्मॉलर वाले में क्या आएगा, म्यू नॉट पाई R स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R रेडियस, रेजिस्टेंस पहले वाले का ये दूसरे वाले का है, लेकिन यहां पे देखेंगे तो dV1 बाय dt अपॉन रेजिस्टेंस दूसरे वाले का भी आ गया, दोनों के रेजिस्टेंस नीचे आ जाएंगे। ये केयरफुली आपको देखना था। अब बस इसमें वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा बेटा। देखो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बड़े वाले का रेडियस। अब बचा रेजिस्टेंस, दोनों के रेजिस्टेंस कैसे लिखिए, देखो रेजिस्टेंस लिखोगे 10 की पावर -4
इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी होगी बेटा, दोनों का सर्कल है ना, तो 2 पाई इंटू रेडियस। तो आइए दोनों का रेजिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे, 10 की पावर -4 इंटू 2 पाई स्मॉल आर, फिर 10 की पावर -4 इंटू 2 पाई कैपिटल आर। ये आप दोनों का रेजिस्टेंस लिख रहे होंगे। अब देखिए वोल्टेज का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, देखिए इसको डिफरेंशिएट करिए तो सिर्फ 2.5 बचेगा, तो यहाँ पे इंटू 2.5 आप कर लीजिए। बस इसे सिंपली सॉल्व करना बेटा, स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू डालना। तो देखिए मेरे पास जो आंसर लिखा है वो मैं बता देता हूं, वो आंसर मेरे पास लिखा है 1.25। इसे सॉल्व करके निकालिएगा। अगला सवाल आपके सामने, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक फिक्स्ड इलाका है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, इस इलाके में लूप को कांस्टेंट स्पीड से अंदर लेके जा रहे हैं। आपसे बोला है मैग्नेटिक फ्लक्स का ग्राफ बना के दीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फंक्शन और ग्राफ बना के दीजिए, फिर रेट ऑफ थर्मल एनर्जी, रेट ऑफ थर्मल एनर्जी क्या होती है, पावर, पावर का ग्राफ बना के दीजिए। आइए इस सवाल को मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूं। आ जाओ, ये आपका रीजन था जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, इससे पहले नहीं थी, इसके बाद भी नहीं थी। अब आपने ये लूप को इनसाइड लेके जाना चालू किया। अब इसको आप स्टडी कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा लेंथ अंदर ले जाइए, एक्स लेंथ को अंदर ले जाइए। ये डिस्टेंस कितना होगा, कांस्टेंट स्पीड है, तो आप लिखोगे सिंपली स्पीड इनटू टाइम। तो ये फ्लक्स में एरिया बस यही वाला काउंट होगा। तो फ्लक्स कैसे लिखोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया लिखोगे लेंथ इनटू विड्थ यानी एल इनटू एक्स। एक्स देखिए क्या आ गया, v इंटू टी। तो टाइम के साथ ये ग्राफ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्स के साथ ये ग्राफ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फ्लक्स का टाइम के साथ यहाँ पे ग्राफ आ रहा है कुछ इस तरीके से, लेकिन ये सिर्फ वैलिड है एंट्री तक। जैसे ही एंट्री पूरी हो जाएगी, उसके बाद जब वो मैग्नेटिक फील्ड इलाके में चलेगा तो इस बाउंड्री से फ्लक्स फिक्स हो जाएगा, ना मैग्नेटिक फील्ड बदली ना एरिया बदली, तो फ्लक्स फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो इसीलिए उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद समय आएगा बाहर निकलने का। जैसे ही बाहर निकलना चालू होगा, इनसाइड एरिया कम होने लगा, तो फ्लक्स अब कम होके होके जीरो हो जाएगा। ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड, वोल्टेज इंड्यूस्ड माइनस डी फाई बाई डी टी। सर डी फाई बाई डी टी क्या होगा, स्लोप, इसका मतलब नेगेटिव ऑफ स्लोप। यानी आप बताइए मुझे यहां पे ईएमएफ कैसे बनाओ, स्लोप पॉजिटिव है लेकिन ईएमएफ नेगेटिव बनेगा, कांस्टेंट स्लोप है तो ईएमएफ कांस्टेंट, कब तक, एंट्री के टाइम, उसके बाद जीरो हो गया और फिर उसके बाद पॉजिटिव हो गया। देखिए ये ईएमएफ बदलने का क्या रीजन है, सुनिएगा मेरी बात। पहले एंट्री के टाइम इनसाइड फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसे अपोज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। फिर एग्जिट के टाइम इनसाइड कम हो रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए इस बार क्लॉकवाइज आएगा। तो आप एंट्री और एग्जिट में इंड्यूस्ड ईएमएफ अलग अलग ऑब्जर्व करते हैं। अब पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव क्यों, वो हम इस साइन के थ्रू बता रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ईएमएफ मानो, तो पहले मैं इसको पॉजिटिव बनाता, फिर जीरो, फिर नेगेटिव बनाता। प्लस माइनस दिखाना क्यों जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दिखाना जरूरी है। लेकिन पहले माइनस क्यों, इससे बता रहा हूं कि फ्लक्स बढ़ा तो ईएमएफ माइनस आएगा, माइनस साइन के थ्रू। तो जब तक मेंशन ना किया जाए आप हमेशा ऐसे ही बताएंगे, समझ गए। अब आते हैं पावर पे, ये कह रहा है पावर का बताइए। तो पावर क्या होगा, ईएमएफ का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर। ईएमएफ देखिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ईएमएफ आ जाएगा।
डिफरेंशिएट कीजिए, यह हो गया BLV, टाइम का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन t का 1, तो BLV ये हो गया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, सब कांस्टेंट है तो पावर यहाँ पे कांस्टेंट है और स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ एंट्री के टाइम फिर जीरो हो गया तो पावर भी जीरो हो गया, फिर उसके बाद वापस से एग्जिट के टाइम पावर आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरीके से आप पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे होंगे। आगे चलते हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ना देके कांस्टेंट एक्सीलरेशन देता तो हम x को लिख रहे होते ut प्लस हाफ at स्क्वायर u0 दे दिया। फ्लक्स कैसे लिखते हैं हम, BL x की वैल्यू बताओ जल्दी से, हाफ at स्क्वायर। देख रहे हो आप ग्राफ कैसा बनेगा टाइम के साथ, क्वाड्रेटिक बनेगा इस बार टाइम के साथ, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। फिर EMF जरा इसे डिफरेंशिएट कीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 2t अपॉन 2 कट गया t। EMF का ग्राफ बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ग्राफ। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा, लेकिन ये सिर्फ एंट्री के टाइम है, उसके बाद ये जीरो हो जाएगा और फिर इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। समझ गया बेटा, ये इस तरीके से ये सेटअप होगा और यहाँ पे देखिए टाइम के साथ इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है मॉड में, और डायरेक्शन एंट्री और एग्जिट में अपोजिट होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे टाइम आ गया। और सवाल देते हैं बड़े इंटरेस्टिंग, देखिए एग्जामों में आए हुए हैं ये सब, इसीलिए इन पे बड़ा टाइम दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एक डिस्क है, सेंटर को आपने बाउंड्री पे रख दिया और सेंटर के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ नहीं है। फ्लक्स और EMF इंड्यूस्ड की बातचीत करिए, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इनसाइड घुमाइए। जब आप थोड़ा सा इनसाइड घुमाएंगे, मान लीजिए थीटा इनसाइड घुमाया, तो आपको एरिया बस इसी सेक्टर का लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है r²/2 थीटा रेडियन में, तो फ्लक्स आ गया B इंटू r²/2 थीटा और EMF क्या आ जाएगा, Br²/2 थीटा का डिफरेंशिएशन। d थीटा बाई dt क्या होता है जरा बताइए, एंगुलर स्पीड। तो ये ओमेगा के टर्म्स में EMF इंड्यूस्ड आ गया। अब यहाँ पे अलग अलग केस हो सकते हैं, आपको बोले कि ओमेगा कांस्टेंट है तो EMF कांस्टेंट है, सिमिलर ग्राफ आप यहाँ पे बना देना, ये ग्राफ। लेकिन अगर बोले एंगुलर एक्सीलरेशन से घूम रहा है तो ओमेगा बढ़ने लगेगा समय के साथ, तो EMF भी लीनियरली समय के साथ बढ़ने लगेगा, तो ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन स्लोप वाली बनने लगेंगी। तो ये आपके बेसिक सवाल थे, ध्यान रखिएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, दिमाग लगाओ, करंट वर्सेस टाइम। इसका एरिया क्या देगा, इसका एरिया आपको देगा चार्ज फ्लो, ये आपको पता होना चाहिए। और चार्ज फ्लो होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। पूछा क्या है, देखो चेंज इन फ्लक्स, एरिया निकालना, चार्ज के बराबर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ये देखिए सवाल, ये सवाल 2021 में आए हैं और ग्राफ डरावने हैं बच्चों के लिए, बट ये कुछ है नहीं ज्यादा। एक मैग्नेट एक लूप है, ये पास करा रहे हैं, पहले एंट्री होगी, फिर अंदर चलेगा थोड़ी देर, फिर एग्जिट हो जाएगा। एंट्री एग्जिट में अपोजिट आना चाहिए। अपोजिट EMF कहाँ पे है, ये रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड, ये अपोजिंग EMF है। इसमें मैंने आपको बताया कि पहले फ्लक्स बढ़ रहा है तो EMF पहले नेगेटिव बोलोगे, तो ऑप्शन 3 आंसर आ गया। दैट्स इट, यही तो केस था, ऐसा ही केस है, यही केस है, बट इसमें क्या सिस्टमेटिक था, इसमें तुरंत चेंज नहीं था, यहाँ पे तुरंत चेंज है। तो आपके इस छोटे से टाइम इंटरवल में आपको ये वैल्यू मिल रही थी, इसीलिए पल्स कहा गया था। देखिए ये सवाल 2022 में ऐसे अजीबो गरीब शेप दे सकते हैं ना, घबराना क्यों है। इस शेप का एरिया लेना है अपनों को, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, प्लेट का एरिया। बेसिकली क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया है 16 इंटू 4, लेंथ इंटू विड्थ। इसमें से ये ट्रायंगल माइनस कर दिया, हाफ बेस इंटू हाइट, और ऐसे दो ट्रायंगल माइनस कर दिए इंटू 2। तो देखिए क्या बन गया, 64 माइनस 8, 56 का एरिया आपको लेना था।
ये एरिया सिर्फ इनसाइड जो है ना, बाकी तो काट दिए, 56 एरिया लेना है। टाइम 0 पे मैग्नेटिक फील्ड 1000 गॉस थी, फिर ये हो गई 500 गॉस 5 सेकेंड में। इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बोलोगे? चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन फ्लक्स को चेंज इन बी इंटू एरिया अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन है बेटा 5, एरिया है 56। अब ये यूनिट क्या है इसका? सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इंटू 10 की पावर -4। और देखिए ये चेंज इन फील्ड लिखेंगे 500 गॉस, उसको टेस्ला में करोगे -4, तो -8 और 2 ये आ जाएगा 56 इंटू 10 की पावर -6। दैट्स इट। तो 56 माइक्रो इज द आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल 2017 एडवांस में आया था सवाल। मोर देन वन कर एक सवाल है, एक बार सवाल पढ़िए, अपना जवाब दीजिए, पॉज करिए और फिर मेरा सवाल का जवाब आप सुनिएगा। बढ़िया इंटरेस्टिंग सवाल है, सुनिए यहाँ पे। आइए इसको मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। ये 2A एरिया थी, ये एरिया A थी, लेकिन ये कनेक्टेड थे इस तरीके से। तो अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये करंट ऊपर इस तरीके से घूमेगा क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर एक में एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे में क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो ये बड़ा यहां पे इंटरेस्टिंग था। अब फ्लक्स का चेंज में बी इंटू एरिया लिखते हो आप, है ना। चलो अब मान लो कि अंदर की तरफ फील्ड बढ़ रही होती, तो आप बोलते अंदर बढ़ रही है तो अपने को बाहर बढ़ाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। लेकिन किसमें एंटी क्लॉकवाइज, किसके लिए आप ज्यादा सोचोगे? तो आप बड़े वाले एरिया का सोचोगे। जिसका एरिया बड़ा है उसका इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा है, तो बड़े एरिया के कारण यहाँ पे सारी बात हो रही होगी। और इसका अपोजिट है, तो इसलिए नेट में जब हम लिखेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर रहे होंगे। यस बेटा, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ये बाहर है, ये अंदर है, तो नेट फ्लक्स में आप इसको माइनस करेंगे। आइए देखिए सवाल क्या है। EMF इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ द लूप। ये गलत है, डिफरेंस ऑफ एरिया पे डिपेंड कर रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन प्लेन ऑफ द लूप। अच्छा, इसको ना ऐसे घुमा रहे डायमीटर के अबाउट, तो बेसिकली AC जनरेटर का कंसेप्ट है। AC जनरेटर में हमने सीखा था अभी कि फ्लक्स क्या था, BA cos ओमेगा t, और EMF क्या था, BA ओमेगा sin ओमेगा t। ये था बेटा। यस, अब देखो ध्यान से सुनना। आप चाहते हो, क्या चाहते हो बी ऑप्शन में? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब EMF मैक्सिमम हो, मतलब साइन थीटा मैक्सिमम मतलब 90 डिग्री हो, मतलब ये 90 पे 0, मतलब फ्लक्स 0 आ जाएगा। तो फ्लक्स 0 हो। अब बेटा यहाँ पे एरिया अंदर है और फील्ड भी अंदर है, तो फ्लक्स 0 तो नहीं, तो यहां से 90 डिग्री जब घुमाओगे, ये लूप ऐसे था, सोचो मेरा हाथ लूप है, तो जब 90 डिग्री घूम जाएगा तब फ्लक्स 0 हो जाएगा, तब EMF मैक्सिमम होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। बिल्कुल सही बात है, प्लेन ऑफ पेपर ये रहा, लूप इससे परपेंडिकुलर हो गए, तो इसलिए बी यहां पे सही जवाब हो गया। नेट EMF इंड्यूस्ड टू द बोथ लूप इज प्रोपोर्शनल टू cos ओमेगा t। गलत, क्यों? क्योंकि नेट EMF तो sin ओमेगा t के प्रोपोर्शनल है। अब डी पे पढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट EMF induced due to both loops is equal to amplitude of maximum EMF induced in the smaller loop। देखिए दोनों का नेट लेंगे तो एरिया नेट A1 माइनस A2, 2A माइनस A ही बचेगा। और अगर इसका अकेला लेते तो भी एरिया A ही लेते, और इनका सब्ट्रैक्शन लेके ले रहे तो भी A। तो इसीलिए ये सही जवाब है कि जो स्मॉलर लूप की वैल्यू है वही दोनों का मिला के वैल्यू है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। छोटे छोटे सवालों से अच्छे अच्छे सवाल भी आज हमने किए। आपको आई होप बहुत सीखने को मिला होगा। कमेंट करके बताना कैसा लगा, किन टॉपिक्स पे आप और सेशन चाहते हो, पूरे भारत में शेयर कीजिए।
हर बच्चे तक पहुंचाइए ये क्वालिटी कंटेंट। मिलेंगे हम अगले सेशन में। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर।